तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। आइए रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ कर रिकॉर्डिंग लीजिए, कर लेना। हाँ शुरू कर ले, ठीक है। तो ऐसा है, कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में, तो आइए थोड़ा बेसिक बेसिक बातें जान लेते हैं इसकी। तो पहली बात तो ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। कई बार क्या होता है, इन पर भी सवाल पूछ लेते हैं, और इसका जो सोर्स है ना वो इंग्लिश कॉमन लॉ है, और इंग्लिश कॉमन लॉ हम जानते हैं कि इक्विटी पर बेस्ड है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ये कि डेफिनेशन जो है इसकी, नॉर्मली क्या होता है कि डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी होती है। भाई फर्स्ट सेक्शन में एप्लीकेबिलिटी दी होती है, सेकंड में डेफिनेशन। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सेक्शन 13 में दी गई है डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। और जो नेगोशिएबल, इसमें वर्ड कौन कौन से आए, एक तो आ गया नेगोशिएबल, एक आ गया इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो नेगोशिएबल का मतलब है कि ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएट करना। नेगोशिएशन मतलब यहाँ पर कोई सौदेबाजी नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, और कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, एन नंबर ऑफ टाइम्स टिल मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी तक जो है ये एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक वर्ड इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब इट हैज टू बी मेड इन राइटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। पहली बात तो ये देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो इसमें प्रोमिसरी नोट शामिल है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल है, और चेक शामिल है। ठीक है, तो 3 तरह की चीजें इसमें शामिल है। ये जो प्रोमिसरी नोट है इसके बारे में सेक्शन 4 में दिया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है, और चेक्स के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 6 में। ठीक है, अब कुछ चीजें जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे ट्रेजरी बिल शामिल नहीं है, हुंडी शामिल नहीं है, और पोस्ट ऑफिस का मनी ऑर्डर शामिल नहीं। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो ये जो प्रोमिसरी नोट है इसके बारे में लिखा है सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 में ये कहा कि भाई प्रोमिसरी नोट होता क्या है। प्रोमिसरी नोट एक तो राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, जो उसको बना रहा है, प्रोमिसरी नोट के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉमिस जो कर रहा है पेमेंट का वो बना रहा है इसको। ठीक है, इससे उल्टा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लेने वाली पार्टी है वो बनाती है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट में क्या है कि इट इज इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय द मेकर, और फिर इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस है या अंडरटेकिंग है टू पे। ठीक है, एक कंडीशनल नहीं हो सकती कि भाई आप ये काम करोगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या ये हो जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद में फिर मनी का ही हो सकता है, और सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब ये नहीं कि मैं आपको 10,000 पेमेंट कर दूंगा या 20,000 पेमेंट कर दूंगा। तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपए पेमेंट करूंगा। ठीक है, और फिर पेई जो है और जो मेकर है ये दोनों सर्टेन होने चाहिए किसको मिलेगा और बनाने वाला कौन है। ठीक है, और ये हो सकता है पेबल टू बेरर या टू ऑर्डर, तो दोनों तरह से हो सकता है। पेबल टू बेरर भी हो सकता है और पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है। और इसके इसके इसमें एक रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट। अब होता क्या है कि मान लीजिए जैसे नोट है, अब नोट क्यों प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, हमने लिखा ना इसमें करेंसी नोट, नीचे इसमें करेंसी नोट में लिखा हुआ, थोड़ा नीचे आ रहा लगता है। तो इसमें करेंसी नोट शामिल नहीं है कि आप करेंसी नोट को अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज इतना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, इसको एक्सक्लूजन में डाल रखा है। ठीक है, तो इट कांट बी मेड पेबल टू बेयरर ओनली, ये नहीं कि भाई जिसको मर्जी पेमेंट हो जाए, पहले उसमें नाम लिखा जाएगा और बेयरर हो सकता है। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सोडी और बेयरर, फिर तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो नोट के बराबर ही हो जाएगा ना फिर अगर ऐसा कोई होगा। मान लो अंबानी लिख के देने लग जाए सबको, भाई आप आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, हालांकि क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से भी होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्रेडिट वर्दी आदमी है जो लिख के देने लग जाए कि भैया आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, फिर तो नोट का काम करेगा वो। तो एज पर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई वो प्रोहिबिटेड है। तो प्रोमिसरी नोट जो है इट मस्ट बी टू पेबल टू बेयरर और ऑर्डर, बट इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ओनली। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 4। अब आइए बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानते हैं।
और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे मैंने बेसिक बात बताई आपको कि जो प्रोमिसरी नोट है ये जो देने वाला वो बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने लेना होता है वो बनाता है। मान लीजिए हम सबने बिल डिस्काउंटिंग के बारे में सुना होगा कि बैंकों से हम लोग अपने बिल डिस्काउंट करा लेते हैं। होता क्या है कि हमने एक पार्टी पर एक इनवॉइस रेज किया, ठीक है, वो पार्टी लोकल है या बाहर की है, कहीं की भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इनलैंड भी हो सकता है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो हमने एक इनवॉइस रेज किया, अब हमें उससे पेमेंट लेनी है, मान लो 3 महीने बाद पेमेंट लेनी है। अब 3 महीने के लिए हो सकता है हमने भी किसी से पैसे ले रखे हो, हमने किसी से माल ले रखा हो, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विद इन 3 months फ्रॉम दिस डेट, ठीक है, पे टू मी और फलाना आदमी, या टू मी और बियर, या पे टू फलाना आदमी और बियर। तो इसमें क्या रहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में मतलब इसको हम फिर डिस्काउंट भी करा सकते हैं बैंक से कि भैया ये मैंने इस आदमी से पेमेंट लेनी है, ये मेरा इनवॉइस है, ये मेरा वो इनवॉइस ही बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, और मान लो उस 3 महीने बाद उसने पेमेंट नहीं की उस पार्टी ने, तो वो बिल डिसऑनर हो जाएगा और फिर ये वाला आदमी जो है बैंक को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल डिस्काउंटिंग से थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें हो जाएगी कि बिल डिस्काउंट कौन कराता है, वही जिसने बिल रेज किया होता है, ठीक है ना। तो जो बिल रेज कौन करता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर आता है तीसरी पार्ट, इसमें आती है चेक। अब जो चेक है डिफाइंड सेक्शन 6 में। तो चेक जो है, एक तो इसमें डीडी भी शामिल है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, और चेक इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये क्या होता है, इट इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है। भाई हमारे पास चेक बुक होती है, तो चेक बुक तो किसी ना किसी बैंक की होती है ना, ऐसे तो होता नहीं कि बिना चेक के, बिना बैंक के चेक बुक हो। तो ये जिस भी बैंक का, मान लो हमारा आईसीआईसीआई में अकाउंट है, हम आईसीआईसीआई का चेक काटते हैं, तो वी आर ड्राइंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। हम हो गए ड्रॉर इस केस में, जो चेक ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, वो ड्रॉर हो गया। और ये हो गया ड्राई, जिस पर जो है वो बिल ड्रॉ किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, वो ड्राई हो गया। और तीसरा नाम पेई, मान लो चेक पर हमने लिख दिया सत्य प्रकाश गुप्ता जी, ठीक है ना, तो सत्य प्रकाश गुप्ता जी इस केस में पेई हो गए। और फिर इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के चेक्स हो सकते हैं। एक तो होता है इसमें ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या है, आजकल थोड़ा एक्सपीडिशियस क्लियरिंग के लिए क्या हो रहा है सिस्टम, कि बैंक वाले क्या, पहले क्या होता था कि एक आदमी क्लियरिंग लेकर के फिजिकली जाता था बैंक के हेड ऑफिस में, वो हेड ऑफिस में जाता था, वहां पर सबका रिकॉर्ड होता था उस बैंकों का, या जो भी रीजनल ऑफिस है वहां का जो भी है, जो क्लियरिंग हाउस है, उस क्लियरिंग हाउस में चेक लेकर के जाता था, 1-2 घंटे वहां अपना आराम करता था, अच्छी कन्वेंस बनाता था, ठीक है ना। और फिर वहां से देख लेता था, वो सारे वहां चेक कर लेते थे कि भैया इसका ये पास हो गया और ये वापस हो गया। जो पास हो जाता था वो वही रख देते थे, जो वापस आ जाता था उसको ले आते थे, ठीक है। अब उसमें भी फ्रॉड होने लग गए, कई क्या करते थे, वापस ही नहीं लाते थे, वापस नहीं लाते थे तो मतलब पास हो गया, तो वो फिर क्लियरिंग में पड़ा रहता था। तो अब क्या किया है इन्होंने, ट्रंकेटेड सिस्टम कर दिया। ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या है कि चेक नहीं भेजते अब फिजिकली, अब उसकी एक मिरर इमेज स्कैन करके इमेज भेज देते हैं, तो उसी से क्लियरिंग हो जाती है, तो इसको कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक में क्या है कि एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इंक पेपर या पेन यूज नहीं होता, ठीक है। और जो चेक जो है वो पेबल टू ऑर्डर हो सकता है, पेबल टू बियरर हो सकता है, और क्रॉस चेक भी हो सकता है, ठीक है। और क्रॉसिंग में क्या होता है कि क्रॉसिंग जो है 3 तरह की हो सकती है। एक तो होती है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, जैसे चेक है हमारे पास, चेक के हम लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे ऊपर में डायगोनली 2 लाइन खींच देते हैं, उस पर मान लो हमने लिख दिया ABC एंड कंपनी, ये तो हो गई जनरल क्रॉसिंग एंड कंपनी, ठीक है। फिर आती है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, हम उस पर लाइनें खींचते हैं 2 और उसके बीच में लिख देते हैं SBI। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ SBI में ही जमा हो सकता है। जैसे मान लो किसी आदमी ने मेरे को चेक दिया और वो उसके ऊपर विद इन ब्रैकेट SBI लिख देता है, और मेरा अकाउंट SBI में नहीं है, तो मैं उसको कहीं दूसरे बैंक में जमा नहीं करा सकता, ठीक है। तीसरा होता है फिर नॉट नेगोशिएबल। नॉट, ये सारे सेक्शंस है उसमें लिखा हुआ है, तो मैंने सेक्शन में लिख दिया है इसमें। तो जो नॉट नेगोशिएबल है, नॉट नेगोशिएबल में क्या होता है कि ये जो है, इसका इफेक्ट क्या है कि जो क्रॉसिंग है ना, ये इट विल नॉट गिव ए बेटर टाइटल देन द ट्रांसफर। क्या होता है नॉर्मली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में,
जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या होल्डर है उसको बेटर टाइटल मिल जाता है, ठीक है। जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स विल आल्सो गेट ए बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। लेकिन इसके अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया चेक के ऊपर तो फिर इसका इफेक्ट ये है कि ये जो ट्रांसफरी है जिसके नाम ये ट्रांसफर किया गया है उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर एक और नॉर्मल टाइप की हम देखते हैं क्रॉसिंग, हम लिख देते हैं अकाउंट पे। नॉर्मल क्रॉसिंग तो हम यही करते हैं। तो अकाउंट पे में क्या होता है कि ये किसी भी बैंक में जमा हो सकता है, सिर्फ अकाउंट में जमा होगा, मतलब अक्रॉस द काउंटर उसकी पेमेंट नहीं होगी। अकाउंट पे का मतलब इतना है। तो अगर हमें सिर्फ अकाउंट पे चेक मिला, मान लो मेरे 4 बैंकों में अकाउंट है, तो मैं जिसमें मर्जी जमा करा सकता हूँ। मैं उसके पीछे अकाउंट नंबर अपना लिखूंगा। अब ये जो पीछे हम अकाउंट नंबर लिखते हैं या नाम लिखते हैं, ये क्या, ये भी एक किस्म से एंडोर्समेंट है, ये एक किस्म से एंडोर्समेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कि इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें क्या क्या शामिल है। प्रोमिसरी नोट शामिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल है और चेक शामिल है, ठीक है। क्या शामिल नहीं है, ट्रेजरी बिल शामिल नहीं है, हुंडी शामिल नहीं है, पोस्ट ऑफिस का मनी ऑर्डर शामिल नहीं है और करेंसी नोट शामिल नहीं है। करेंसी नोट जो है एक किस्म का प्रोमिसरी नोट ही होता है, लेकिन क्योंकि प्रोमिसरी नोट इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ओनली, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो इसीलिए नोट जो है कोई भी आदमी ऐसे कोई भी प्रोमिसरी नोट ओनली टू बेयरर नहीं लिख सकता, ठीक है। उसको पहले नाम लिखना पड़ेगा, पे टू रामलाल और बेयरर, ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते हैं। एक ये आता है फिर इसमें कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफर कैसे हो सकती है, दो तरह से हो सकती है। एक तो होता है डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी बेयरर इंस्ट्रूमेंट में हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके क्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें क्या होगा, एंडोर्समेंट होगा, ठीक है। जो रिटर्न में है, जो रिटर्न फॉर्म में हमारे प्रोमिसरी नोट है उनकी एंडोर्समेंट हो जाएगी। उसके बाद में आता है एक इंडिपेंडेंट टाइटल है। इंडिपेंडेंट टाइटल में ये है कि यूजुअली जो ट्रांसफरी है उसको बेटर टाइटल नहीं मिलता, ठीक है, देन द ट्रांसफरर, बट इन सर्टेन केसेस ट्रांसफरी में गेट ए बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। तो इसमें वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको बेटर टाइटल मिलता है, किसको बेटर टाइटल नहीं मिलता, कौन होल्डर होता है, कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, कौन मान लो किसी को ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया कहीं चेक तो वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो वो सारी बातें हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में सर्टेनिटी इसमें होती है। सर्टेनिटी में क्या है, एक तो अमाउंट सर्टेन होता है। ऐसा नहीं हम कोई नोट ये अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकते जिसपे लिखा हो कि आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 और ₹20,000, ठीक है, या आई प्रॉमिस टू पे ऑन दिस डेट और ऑन दिस डेट। तो सर्टेनिटी होती है अमाउंट की भी और डेट की भी। जैसे चेक होता है तो चेक में तो डेट पहले से लिख दी जाती है, तो चेक की जो पहले से डेट लिखी जाती है तो इट इज ए टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है, जाओ और आप पेमेंट ले लो। और कई बार क्या होता है कि पेएबल आफ्टर सर्टेन डेट होते हैं, जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि पीरियड स्पेसिफाई कर देते हैं, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स 2 मंथ्स इस तरह से। और फिर क्या होता है, राइट टू सू होता है इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। एक होल्डर को होता है राइट और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को होता है। ये बेसिक आइडिया है। अगर हमें ये बातें समझ में आ जाएं तो उसके बाद हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो इसका नेगोशिएशन कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पढ़ा था कि इसके फीचर्स हैं, बेसिकली ये है फीचर्स इसके। अब मेरे को क्या है, इतना पीपीटी वगैरह तो बनानी आती नहीं, मैं तो हाथ से लिखता हूँ, उसको यहाँ टाइप कर देता हूँ, लड़का फिर ठीक करता है उसको, तो वो खड़ेगा ठीक, फिर इसके बाद मैं इसको डाल दूंगा। तो ये इसका हेडिंग एक्चुअली फीचर्स है, पर फीचर मुझे लिखा ही नहीं गया ऊपर में क्या है क्या नहीं। अब ये आता है कि अब इसका नेगोशिएशन होगा कैसे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। एक तो होता है बाय डिलीवरी, अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय डिलीवरी हो जाएगा। और एंडोर्समेंट में क्या है कि टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट होती है अलग अलग। एक तो होती है ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है, एक होती है फिर स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, एक होती है फिर पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट में क्या है, ये इलीगल है। पार्शियल का मतलब ये है कि ऊपर तो चेक के लिखा हुआ 20,000, हम बैक साइड में लिख दें 10,000, ठीक है, तो पार्ट पेमेंट हम अलाउ करें, तो पार्ट पेमेंट इसमें अलाउड नहीं होती। आपको जो भी है पूरी पेमेंट ही करनी पड़ेगी, पूरी के लिए एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसको जा सकती है, उसको पेमेंट नहीं जा सकती, इस तरह से। जनरल में तो किसी को भी हो सकती है, ठीक है। स्पेशल में क्या है कि हम सारी चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको पेमेंट होगी, इस अकाउंट में होगी, इस तरह से। और सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, सेंस मतलब विदाउट, ठीक है। तो सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब भैया ऐसा है, इसकी पेमेंट होए चाहे ना हो, मेरे पास मत आना, तो विदाउट रिकॉर्ड्स टू ड्रॉ, ठीक है ना।
जो ड्रॉअर है उसको विदाउट रिकोर्स टू ड्रॉअर, तो उसको कहते हैं सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। अब ये बाय डिलीवरी, तो ये नेगोशिएशन बाय डिलीवरी होती है इनके सब बेयरर इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी मेड पेएबल टू बेयरर और इट कैन बी मेड पेएबल टू ऑर्डर आल्सो। ठीक है, तो अगर बाय ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेएबल है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द होल्डर। ठीक है, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो उनको हम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब आगे हम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो, इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। आपने अमाउंट नहीं लिखा, आपने डेट नहीं लिखी, आपने स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई। स्टैंप ड्यूटी इसमें होती है रेवेन्यू स्टैंप। रेवेन्यू स्टैंप आप समझिए कि जैसे 2 रुपए की है 10,000 रुपए के हिसाब से, तो आपको इंडियन स्टैंप एक्ट में अलग अलग उसमें मिल जाएगा कि कितनी वैल्यू का बिल एक्सचेंज पर कितनी रेवेन्यू स्टैंप लगानी। ठीक है, ऊपर जगह नहीं हो तो बैक साइड में लगा दो आप, इस तरह से। उसके बाद में आता है कि इससे पहले कि हम ये डिसऑनर पढ़ें, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्लासिफिकेशन होता है, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन के बेसिस पे कैसे होता है, एक तो होता है इनलैंड, इनलैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड जो है इसमें 2 कंडीशन है, या तो ये है कि मेड इन इंडिया। ठीक है, पहले तो इंडिया में बनाया गया हो, और फिर ड्रॉन ऑन ए पर्सन और ड्रॉन और पेएबल इन इंडिया। ठीक है, तो ड्रॉन ऑन ए पर्सन इन इंडिया और पेएबल इन इंडिया। तो एक आदमी जो है, मान लीजिए उसने एक अमेरिकन के नाम से एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, बट वो पेएबल इंडिया में है, तो वो प्रोमिसरी नोट है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको तो कहेंगे इनलैंड। ये भी आ सकता है कि भाई कौन सा इनलैंड है कौन सा फॉरेन है। तो इनलैंड की 2 कंडीशन, पहली बात, एक तो मेड इन इंडिया होना ही चाहिए, अगर बाहर ही बना है तो वो इनलैंड है ही नहीं। दूसरी कंडीशन कि इसमें से आइदर ऑफ दीज 2 होनी चाहिए। पहली, एक तो ड्रॉन इन इंडिया और पेएबल इन इंडिया। ठीक है, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जो इनसे बाहर है वो सारा फॉरेन है। मान लो मेड आउटसाइड इंडिया है, या पेएबल आउटसाइड इंडिया है, या ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन ऑन ए पर्सन पेएबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ड्रॉन ऑन ए पर्सन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उस केस में ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। बट इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन इंडिया और इट इज ड्रॉन ऑन ए पर्सन इन इंडिया और इट इज पेएबल इन इंडिया, तो ये जो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो 2 तरह की ये है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पेई, कि पेई कौन है, एक या तो बेयरर हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है, हमने आपको पहले बताया। तो बेयर के केस में क्या होगा कि सेल्फ के नाम से ड्रॉ हो जाता है और ऑर्डर के नाम से नाम लिख दिया जाता है, ABC फलाना ढिमका। ठीक है, एक इसमें क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट में क्या है, एक तो है कि भाई डिमांड पर पेमेंट होगा, और एक होता है ऑन आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो पेएबल ऑन डिमांड क्या होता है कि इसमें एक तो ये होता है पेएबल एट साइट। ठीक है, पेएबल एट साइट का मैंने आपको बताया, जैसे एक एग्जांपल होता है चेक। अब चेक में क्या होता है, चेक में डेट लिख दिया। ठीक है, तो ये चेक में डेट लिख दी, आप जाओ बैंक में और पैसे ले लो, तो पेएबल एट साइट है वो। और पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट, कई बार क्या होता है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ना प्रेजेंटमेंट की कंडीशन डाल देते हैं, या फिर एक टर्म आती है इसमें ड्राई इन केस ऑफ नीड। ठीक है, ये भी हम टर्म पढ़ेंगे। तो कि भाई अगर ये बंदा ना मिले जिसपे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इससे मिल लेना, वो ड्राई इन केस ऑफ नीड होता है। और ये, या कई बार उसमें लिखा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कि इट विल बी पेड ऑन प्रेजेंट आफ्टर प्रेजेंटमेंट ओनली। बिल ऑफ एक्सचेंज में वैसे भी 3 सेट्स ड्रॉ होते हैं, बाकियों में 3 सेट वाले कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिड है या नहीं है, या इसमें एक और आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट में। डिमांड तो हो गया, डिमांड में क्या हो गया, एक तो पेएबल एट साइट हो गया और दूसरा हो गया पेएबल ऑन प्रेजेंट में। ठीक है, और टाइम में क्या है, या तो इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, मतलब भाई पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर दिस डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया, उसमें लिख दिया प्लीज पे टू ABC एंड कंपनी और बियरर या और ऑर्डर 3 मंथ्स आफ्टर द डेट। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन पे टाइम स्पेसिफाइड दे दिया, या फिर सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड दे दिया कि भाई ये इवेंट हो जाए तब पेमेंट कर देना, लेकिन वो इवेंट सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, अब एक आदमी एक बनाता है इवेंट कि भैया ये है कि ये पे टू दिस पर्सन आफ्टर मैरिज। ठीक है, अब मैरिज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर वो दिख दे भाई पेएबल आफ्टर डेथ तो फिर हो सकता है, क्योंकि डेथ इज सर्टेन। ठीक है, तो कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि मैंने बताया अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए, डेट भी सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, और पे की जहां तक बात है तो पे भी तो बियरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता
लेकिन सिर्फ मिरर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिड कैसे होगा, एक तो होते हैं इनक्वेट। इनक्वेट में मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब कोई भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है भाई, उसमें डेट होती है, उसमें अमाउंट होता है, उसमें रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है, उसमें ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं, और कई बार पेई के भी सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। कई बार पेई के सिग्नेचर नहीं भी होते, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये चीजें पूरी नहीं है जो उसमें होनी चाहिए, जैसे चेक है, अब चेक में आपने अमाउंट ही नहीं लिखा, या डेट ही नहीं लिखी, या किसको पेमेंट करनी है वो ही नहीं लिखा, तो वो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मान लो आप जो है अपने एम्प्लॉय को एक चेक दे देते हैं, भैया ऐसे है ये चेक लो, और खाली आपने चेक बुक साइन कर रखी है, आप बाहर घूमते रहते हो, भैया ऐसे है ये मैं तुम्हारा चेक रख के जा रहा हूँ, मैं 15 दिन के लिए बाहर जाना है मेरे को, और जब तुम्हारी सैलरी ड्यू हो तो उसमें सैलरी भर लेना, ठीक है। अब डेट पार हो गई, अब महीना खत्म हो गया, उस एम्प्लॉय ने सोचा यार ऐसा है, अब इनको कौन सा पता चलना है, इतने चेक निकलते रहते हैं, मेरी सैलरी है 15,000, मैं इसमें 25 भर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, अकाउंटिंग मैंने ही करनी है, इनकी इन्होंने कौन सी अकाउंटिंग करनी है। तो वो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जितने की अथॉरिटी है, जितने की स्टैंप ड्यूटी लगी है, जितने की इंटेंशन है पेमेंट की, उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो इनकोएट मान लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है, लेकिन मैंने आपको बेसिक बात बता दी, मतलब इनकोएट में क्या होता है। उसके बाद में ये है कि एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस अगर होगा तो ये जो है एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो नेगोशिएबल में इसमें क्या है कि अब जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, या प्रोमिसरी नोट है। अब जैसे मान लो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि भैया ऐसे आपने, आपके बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज वालों ने बोला डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले आओ। अब डिमांड ड्राफ्ट मान लीजिए पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही बने हुए हैं, तो उसमें क्या है, आपको पीछे नाम लिखना है। भाई कॉलेज वालों को तो कोई मतलब नहीं उसको काले चोर ने बनवाया हो, उनको तो अपने कॉलेज का नाम होना चाहिए ऊपर। वैसे तो आजकल बैंकर चेक में उसका भी नाम लिख देते हैं जिसने बनवाया होता है, वो सब चीजें होती हैं। अभी वो डिमांड ड्राफ्ट में बहुत घपले होते थे, तो इसी चक्कर में ये इन्होंने अब बैंकर चेक वाली कॉन्सेप्ट करी। हम बोलते उसको ड्राफ्ट है, लेकिन वो बनाते वो बैंकर चेक ही है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो है डिमांड ड्राफ्ट में, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ये तो पुराना लॉ है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली की ब्रांच से बनवाया, आपने कलकत्ता की ब्रांच से बनवाया, वो सब चीजें होती हैं। तो अगर दिल्ली के, वो कई बार लिखते हैं उसमें पेबल एट न्यू दिल्ली, भाई उसका अकाउंट न्यू दिल्ली में है, और हमने बनवा दिया कलकत्ता से पेबल एट कलकत्ता, तो पेबल एट कलकत्ता बनवाया तो क्या होगा कि वो दिल्ली वाला कलकत्ता को भेजेगा, फिर वो क्लियरिंग में जाएगा, ठीक है ना, वो ड्राफ्ट भी क्लियरिंग में जाएगा। तो ये चीज, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात देख लेते हैं 138। 138 तो हम सब लोग जानते ही हैं, बड़ा फेमस सेक्शन है। 138 में क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब चेक आपका डिसऑनर होगा तो बैंक आपको इंफॉर्मेशन देगा, एक मेमो देगा, ठीक है ना, उस मेमो में रीजन लिखेगा। रीजन हो सकता है इनसफिशिएंट फंड्स, या स्टॉप पेमेंट, या सिग्नेचर्स डिफर, कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सीड्स अरेंजमेंट, कुछ भी, ठीक है। बैंक देगा इंफॉर्मेशन विद रीजन टू होल्डर, ठीक है, ये संभाल के रखनी है आपको। उसके बाद में होल्डर क्या करेगा, होल्डर लीगल नोटिस देगा थ्रू एडवोकेट कि भैया ऐसा है, विद इन 30 डेज उसको नोटिस देना है। जब उसको ये इंटीमेशन मिल गई, वो ड्रॉअर को नोटिस देगा कि देखो ये आपने जो मुझे चेक दिया था, या मुझे जो भी प्रोमिसरी नोट दिया था, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, ये बाउंस हो गया है, और आप जो है मेरे को पेमेंट करो विद इन नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। उसके बाद में अगर वो पेमेंट नहीं करता तो 16 डे पे क्या कर सकता है ये, तो मतलब 30 दिन का तो उसको टाइम दे दिया पेमेंट करने के लिए, मतलब 30 दिन के अंदर तो उसने उसको नोटिस भेजा एडवोकेट के थ्रू, और एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा, और उसके बाद में उसको फिर 15 दिन का टाइम दे दिया कि भैया आप जो है इसकी पेमेंट मेरे को विद इन नेक्स्ट 15 डेज कर दो। अगर नहीं करोगे तो 16 डे पे कोर्ट केस करा देगा। वो कोर्ट केस में क्या डालेगा, ये बैंक जो मीमो आया उसको, उसकी कॉपी लगाएगा, जो लीगल नोटिस है एडवोकेट का उसकी कॉपी लगाएगा, एक एफिडेविट लगा देगा कि भैया मेरे को कोई पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। और भी अगर और कोई डॉक्यूमेंट लगाने हैं या कोर्ट की फीस लगानी है तो वो सब चीजें उसमें लगा देगा, ठीक है। उसके बाद में ये आता है कि पनिशमेंट। हालांकि कोर्ट में जाने के बाद भी ये होता है, वो इसका सब्जेक्ट नहीं है वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी क्या होता है, पहले तो कोर्ट ये एस्टेब्लिश करता है कि भैया
ये बंदा जो है इसने लेनी भी थी या पेमेंट या नहीं लेनी थी। ऐसे ही कोई भी चेक किसी का बाउंस करवा के और जो है कोर्ट में केस डाल दे तो कोर्ट पहले इसी चीज को जस्टिफाई करने में टाइम लगा देता है कि भैया ये पेमेंट इसने लेनी भी थी या नहीं लेनी थी, ठीक है ना। उसके बाद में ही वो जो है दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगा। तब तक तो उस पार्टी को पता ही नहीं चलता कोर्ट केस हुआ है। फिर पनिशमेंट क्या है, अल्टीमेटली अगर हो जाए प्रूव हो गया 2 साल तक की पनिशमेंट है। पेनल्टी है ट्वाइस दी ओरिजिनल अमाउंट, 10,000 का चेक था 20,000 तक की पेनल्टी। अगर मान लो पेमेंट नहीं करता तो 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम पीरियड 2 साल है, ठीक है। और यूजुअली इसमें जो कोर्ट है वो इंटरेस्ट भी अवार्ड करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टू द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें थी हमारी जो है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब आइए हम अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल स्लाइड में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था। फिर पार्टनरशिप कर लिया, फिर सेल ऑफ गुड्स कर लिया। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर लिया हमने, ठीक। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कर लिया, ठीक। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ना मैंने कल 2 स्लाइड्स अपनी और जोड़ी हैं, वो इसमें नहीं है, वो उसमें वहीं पर ही है, सीधी साइट पे डाल रखी है मैंने, तो वहां से वो चार्ट आप देख लेना। मतलब मैं अपनी साइट पे डालता रहता हूँ, वरना लोग कहते हैं हमें मेल कर दो, तो सारा दिन तो मेल में ही लगे रहेंगे फिर हम। तो हम कहते हैं भैया साइट से ले लो अपने आप, हमारा हमें नाम बताने की भी जरूरत नहीं किसने डाउनलोड की किसने नहीं करी। ये राजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी, अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जब ये पढ़ेंगे तो हमारे को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से डील करता है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये 1 डे ऑफ मार्च 1882 को इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। अब इसमें बैंकर का क्या नाम है, प्रोमिसरी नोट क्या है, और आईओयू जो है ये हमने थोड़ा कल भी डिस्कस किया था कि आईओयू जो है इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोमिसरी नोट। देखिए ऐसा है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नई मीटिंग कोई भी करके ना और उस पर डाल दीजिए ग्रुप में, अगर नहीं तो फिर ये यहीं पे खत्म कर देंगे। आपको जैसा इंटरेस्ट हो वैसा कर लीजिए, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारा दिन पढ़ा सकता हूँ। तो प्रोमिसरी नोट जो है, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि इसमें कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं होती है ना, अनकंडीशनल होती है। ये नहीं होता कि भाई आप ये काम कर दोगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल, ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है नेगेटिवली वर्डेड, तो इट डज नॉट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इट मींस इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व, ड्रॉअर, ड्राई और पेई, ठीक है। इसमें प्रोमिसर और प्रोमिसरी, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इफ बिल इज पेबल आफ्टर साइट। कई बार तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है पेबल एट साइट होते हैं, भाई जाओ और पेमेंट मिल जाएगी, जैसे चेक होता है, चेक इज ऑलवेज पेबल एट साइट, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो है एक्सेप्टेंस नेसेसरी है इफ बिल इज पेबल आफ्टर साइट, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी जो है कंडीशनल ऑर्डर नहीं हो सकता। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, मैंने बताया, ड्रॉअर, ड्राई और पेई। और चेक जो है, चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ होता है, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस टू पीपल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। आगे, a check is a bill of exchange drawn on a specified bank and payable on demand। चेक में भी कंडीशन, तो तीनों में, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, चाहे आपका प्रोमिसरी नोट हो, कंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं हो सकती, सारी अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो जो ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी, ड्राई इन केस ऑफ नीड। कई बार क्या होता है कि जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया वो नहीं मिलता, तो उस केस में ड्राई इन केस ऑफ नीड लिख दिया जाता है कि भैया अगर ये ना मिले ना तो इससे मिल लेना। तो when the bill or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the dry, ये तो ड्राई है, और ये ड्राई इन केस ऑफ नीड है, टू बी रिसोर्टेड टू इन केस ऑफ नीड, तो इसको कहते हैं ड्राई इन केस ऑफ नीड, ठीक है। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू पे इज कॉल्ड द ड्राई। जिसको पेमेंट करनी है वो ड्राई है, और प्रोमिसर में उल्टा होता है। प्रोमिसर वो है जिसने पैसे देने हैं,
और ड्रॉर वो है जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है। और चेक में भी यही है, चेक में भी ड्रॉर वो है जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। तो जिसके नाम लिखा है वो ड्राई हो गया, ठीक है। ड्राई भी नहीं, वो पे ही हो गया, ड्राई हो गया बैंक, क्योंकि बैंक की नहीं पेमेंट करनी है आपकी। बैंक इज होल्डिंग योर मनी, आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो बैंक उनका एक किस्म से ट्रस्टी है। एंड द पर्सन नेम्ड द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी, अब ये द पर्सन ये ड्राई हो गया। द पर्सन नेम्ड द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड अ पेइंग। तो इसको हम कहते हैं पेइंग, ठीक है। जिसके ऑर्डर पर मनी जो है पेएबल है वो पेई हो गया। अब होल्डर का क्या मतलब है, दो इसमें टर्म आते हैं, एक तो आती है होल्डर, एक आती है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर का मतलब ये है कि जो एंटाइटल्ड है अपने नाम में पोजेशन के लिए और रिसीव या रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो होल्डर इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए नोट, बिल और एक्सचेंज, ठीक, बिल और चेक। तो होल्डर के लिए, होल्डर का मान लो चेक गुम हो गया तो उसको फिर भी वो पैसे ले सकता है क्योंकि उसकी एंटाइटलमेंट है, ठीक है। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है, जैसे कि हमने बताया, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो एक पर्टिकुलर पर्सन पढ़ रहा होता है या फिर बियर पढ़ रहा होता है या ऑर्डर पढ़ रहा होता है। अब ये वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसने कि फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसने कुछ, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मान लो उसने माल सप्लाई किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ए पार्टी ने बी पार्टी से अपनी कोई पेमेंट लेनी है, लेकिन ए ने सी को पेमेंट देनी भी है, ठीक है। ए ने सी को पेमेंट देनी है तो ए बी के नाम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर देता है कि भाई 3 months आफ्टर दैट पे टू सी और ऑर्डर। तो सी का मतलब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया क्योंकि उसने कंसिडरेशन दे रखी है। उसकी कंसिडरेशन कहां से मूव हो रही है, टुवर्ड्स ए को माल सप्लाई किया वो उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ए ने क्या किया, गुड्स बना करके बी को दिए और 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया कि भैया ऐसा है 3 महीने के बाद जो मैंने पैसे आपको देने हैं वो आप क्या करना कि ये जो है उसको दे देना सी को। तो वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेएबल टू बेयरर। अगर पेएबल टू बेयरर है तो उसके पास पोजेशन है, ठीक है। और द पेई और एंडोर्सी देयर ऑफ इफ पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है। या वो पेई है या एंडोर्सी है इफ पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है। बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकेम पेएबल एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट existed in the title of the person from whom, तो उसको ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि जो बाय वे ऑफ कंसिडरेशन जो उसका होल्डर बना है, ठीक है। अगर बेयरर है तो उसके पास पोजेशन है, अगर वो ऑन ऑर्डर है तो उसके पास एंडोर्समेंट है और पोजेशन है, ठीक है। और ये है, उसके अलावा एक कंडीशन और है कि उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसको सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि भाई कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जिस पर्सन से उसने लिया, मान लो एक आदमी चोर है, वो चोर ने उसको किसी का ड्राफ्ट दे दिया, ठीक है ना, तो उसको उस पे ऊपर कोई डाउट नहीं है तो वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। मान लो उसने पेमेंट लेनी थी किसी आदमी से, और जिस आदमी से पेमेंट लेनी थी वो 2 नंबरी आदमी है, उसने क्या किया, नकली डिमांड ड्राफ्ट प्रिंट करा के उसको दे दिए कि ये लो, ये डीडी ले लो, ये बैंक का ड्राफ्ट है और मैंने तो आपसे पेमेंट लेनी थी, तो इस तरह से। तो लेकिन उसको कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए और कंसिडरेशन उसकी तरफ से मूव होनी चाहिए पहले, ठीक है। अब ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक तो फॉर कंसिडरेशन, एक तो कंसिडरेशन प्रूव करेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि क्या होता है ये सब चीजें जब लिटिगेशन में जाते हैं ना तो वहां पर वो उसको प्रूव करना पड़ता है, भाई होल्डर तो है नहीं, वो उसका नाम कहीं पे लिखा नहीं हुआ, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो कोर्ट उससे पूछेगा कि भैया आपकी क्या कंसिडरेशन थी, आपको क्यों मिल गया ये, ठीक है। एक तो फर्क वो क्या दिखाएगा, जी मैंने देखो इसको माल दिया था इसलिए इसने मुझे दिया, मुझे क्या पता ये चोर है, बिफोर मेच्योरिटी मिला, और विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। तो मुझे जो ट्रांसफर ने जो टाइटल दिया है मुझे इसका कोई गुमान नहीं था कि भैया ये जो है इसमें कोई डिफेक्ट है। तो ये होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो क्या कर सकता है, ही कैन सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज ओन नेम, ये अपने नाम में जो है कर सकता है, सू कर सकता है। उसके बाद आता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स।
ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है? तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स द पेमेंट इन अकॉर्डेंस with the apparent tenor of the instruments in good faith and without negligence as to